प्रदेश में पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर गाहे बगाए सवाल उठते रहे हैं। विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पुलिस और कानून व्यवस्था को मुस्तैद बनाने के लिए मांगों को सदन के पटल पर रखा गया। बीजेपी विधायक जोगाराम पटेल ने सरकार को जेल सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि जोधपुर जेल की आज तलाशी ली जाए तो 100 मोबाइल जेल में मिल सकते हैं। उन्होंने जेल को शिफ्ट करने की भी मांग रखी। विधायक सूर्यकांता व्यास ने पुलिस नफरी में इजाफे की मांग रखी। ऐसे मैंने मांग की है उपाध्यक्ष महोदय से के माध्यम से मंत्री जी से कि ऐसा थाना जिसके अंदर जहां पे पुलिस वाले भूमाफियाओं के साथ मिलकर के महिलाओं से बदतमीजी करें, उसे तुरंत प्रभाव से पूरे थाने को निलंबित लाइन हाजिर किया जाए। सरकार के विधायकों ने ही सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायक जोगाराम पटेल ने हथियार तस्करी का मुद्दा उठाया तो शंकर सिंह राजपुरोहित ने शराब तस्करी का। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने पुलिस की साइबर सेल पर सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। विधायक हनुमान बेनीवाल ने हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। हम और बात कर लेंगे, अभी जब गृह की डिमांड में बोलेंगे तो हुक्का बार का मामला फिर उठा लेंगे। हम संतुष्ट तो नहीं है। संतुष्ट तो जब होते जब गृह मंत्री जी ये कहते कि मैं 7 दिन का विशेष अभियान चला के राजधानी से पूरे प्रदेश के अंदर हुक्का बारों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाता हूँ, तब संतुष्ट होते हैं। सरकार हमेशा से ही कानून व्यवस्था को मुस्तैद होने का दावा करती है, लेकिन सत्ता पक्ष के ही विधायक कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगाते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो घरेलू हिंसा के मामले में प्रदेश दूसरे नंबर पर है। वहीं 3656 केस 2016 में बलात्कार के दर्ज हुए, जो कि 2015 के मुकाबले से ज्यादा हैं। बलात्कार के मामलों में 0.33% की बढ़ोतरी हुई है। 2000 के मुकाबले में 2016 में 2,51,147 मामले दर्ज हुए, जो कि 2015 के मुकाबले 4.21% कम है। एनसीआरबी के 2016 के आंकड़े चोरी, डकैती, हत्या और अपराध के प्रयास के मामलों में हालांकि कमी दर्शा रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसपे सबकी निगाहें जाती है और किसी भी सरकार के लिए अगर वास्तव में वो कानून व्यवस्था में अगर किसी आम जन का विश्वास पैदा कर पाती है तो मुझे लगता है कि काफी हद तक उसका डैमेज कंट्रोल हो पाता है। राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है, आम आदमी विश्वास, अपराधियों में भय, लेकिन सरकार को इस स्लोगन पर अपने ही विधायक वहां जब राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों की बहस के दरमियान आईना दिखाते नजर आए।
पहले सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री की प्रशंसा में कसीदे कढ़े जाते हैं, गृह मंत्री को आभार जताया जाता है और उसके बाद ये रस्म अदायगी होती है। उसके बाद आईना दिखाया जाता है पुलिस और अपने विभाग का। भाजपा के एक विधायक जो टोंक से अजीत सिंह है, उन्होंने साफ कहा है कि एसपी के घर के सामने से सैकड़ों इलीगल बजरी के व्हीकल्स जाते हैं, क्या पुलिस को नहीं दिखाई देता है? जेलों में जैमर लगा दिए, मोबाइल आए दिन मिलते हैं, बिना मिलीभगत के संभव है। हालांकि पुलिस की वाहवाही भी की जा रही है कि नाकेबंदी के दरमियान काफी ऐसे बदमाशों को भी पकड़ा जाता है, कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यहां तक भी बात आती है कि गृह मंत्री के आदेश को विभाग के अधिकारी तक भी नहीं मानते। बड़ा गंभीर मामला हम कह सकते हैं कि इस तरह के हालात हैं। भाजपा विधायक चले प्रतिपक्ष के निशाने पे तो हमेशा से पुलिस विभाग रहा ही है। वैसे यूं कहूं तो राजनीति के अंदर हमदर्दी के लिए बेरोजगार किसान गरीब होता है और कोसने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए हाथ फैला मारे जाते हैं तो होती है पुलिस। कहीं भी किसी भी अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी अगर कहीं कोई बात होती है तो उस पर जमकर कोई भी बोल सकता है, लेकिन इस व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए? खामियां क्या है? क्या इस बात को लेकर के पॉलिटिशियन सबक ले सकते हैं कि पुलिस विभाग में अधिकारी कर्मचारी बदलने के लिए डिजायर सिस्टम जो है उसे बंद किया जाए? कभी कोई नहीं सोचता, क्योंकि आप देखिए मेरे यहां पे सीआई बदल दीजिए, मेरे यहां पे कांस्टेबल बदलिए, मेरे यहां का एसपी आप बदल दीजिए। हर मंत्री चाहता है अपने हिसाब का एसपी हो ताकि मर्जी से चल सके। हमारे एक डेफिनेशन जो है, हर आदमी यही सोचता है। हम एक सीनियर मिनिस्टर के साथ में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जब 1977 में भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार बनी तो उनके एक गांव के ही कोई क्लोज व्यक्ति था, उसने कहा कि साहब राज अपना आ गया कि अब तो कुछ भी कर सकते, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आजाद देश है, लोकतंत्र है, सब सिस्टम से चलता है कि फिर काय को राजा हो अपनों। मतलब एक धारणा उनकी किसी भी व्यक्ति की होती है कि मैं अगर सरकार में शासन में हूं तो डंडा मेरा ही चलना चाहिए। यही हालात है। मुझे लगता है कि सिस्टम काफी कोलैप्स करने के लिए हम भी जिम्मेदार है। इसके लिए हर व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि हम जैसे चाहें सिस्टम को वैसे घुमाएं। रोचक बहस है, तथ्य खुल करके आ रहे हैं और ये कोई विषय नहीं है कि गुलाब चंद कटारिया पे छीटाकसी हो रहे, उन पे आरोप लग रहे हैं। कभी भी आप 20 साल का इतिहास उठा करके देखें, जब से इस विधानसभा में भवन शिफ्ट हुआ है तब से ही हालात यही रहे हैं। सरकार पे अपने ही सदस्य जम करके झपट्टा मारते नजर आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एफआईआर पर कहीं कोई चर्चा हुई, कहीं किसी तरह की दूसरी चर्चा हो रही है, कहीं कोई और बात है, कभी अधिकारी नहीं माना, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी चीज को कह सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति को अपने खुद का या कहें कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, या कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपकी भड़ास निकालने के लिए। आप वास्तव में रोचक बहस को एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आपके वो शब्द जो है एक आर्काइव में वो दर्ज होते हैं, आप उन्हें कभी भी आने वाली पीढ़ी उनको पढ़ती है। ऐसी रोचक बहस होनी चाहिए। काफी हद तक से जो सदस्य हैं उनके सुझाव मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग सुझाव भी वो दे रहे हैं। हमारे साथ तो इस वक्त पैनल में राजेंद्र सिंह जी है, राजस्थान पुलिस के पूर्व अधिकारी, पंकज मीना जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, सुशील आसोपा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार अपनों से ज्यादा घिरती नजर आ रही है। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कप्तान से लेकर नीचे कांस्टेबल तक, जो टोंक का मैं जिक्र किया, उन्होंने कहा कि एसपी के बंगले के सामने से इलीगल बजरी के व्हीकल्स जाते हैं और उन्हें नहीं पकड़ा जाता है। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो कैसे कोई भरोसा कर सकता है कानून व्यवस्था पे? योगेंद्र जी, दरअसल में क्या है कि पुलिस का कामकाज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल में राजनेता ये चाहते हैं कि सरकार भी ये चाहती है कि पुलिस हमारे चंगुल में रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर जनता से किसी का सरोकार है तो पुलिस से है। पुलिस के माध्यम से राजनेता ये चाहते हैं कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाएं, अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाएं, और ये किसी पार्टी विशेष का गुण नहीं है। ये जो भी सत्ता में पार्टी आती है उसके सबकी यही इच्छा है। चाहे आप कांग्रेस की देख लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की देख लो, उनके जो विधायक होंगे और वहां के जो भी पुलिस के अधिकारी होंगे, आप किसी भी जिले में उठा के देख लो, बहुत ही कम ऐसी जिले होंगे जहां पे जनप्रतिनिधियों के पुलिस के अधिकारियों से अच्छे संबंध होंगे। उसका कारण स्पष्ट है, ये लोग पुलिस के ऊपर अपना दबाव बनाना चाहते हैं,
दबाव बना के कोई भी जायज नाजायज काम कराने के लिए उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं। और इसी के कारण से आप ये देखिए कि अभी अलवर में हुआ, अलवर में ज्ञानदेव आहूजा और बनवारी लाल सिंघल है जिन्होंने कल विधानसभा में वहां के पुलिस के कप्तान के ऊपर आरोप लगाए। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, आप सरकार के एमएलए हो, आप विधानसभा में कह रहे हो। आप कभी गृह मंत्री से मिले इस मुद्दे को लेकर? आप कभी मुख्यमंत्री से मिले इस मुद्दे को लेकर? क्या आप कभी डीजी से मिले इस मुद्दे को लेकर? पर वो समस्या का समाधान नहीं चाहते। समस्या का समाधान करने वाले लोगों से वो मिलते नहीं है। वो कभी उस इलाके के आईजी से मिले, उन्होंने एसपी की शिकायत की कभी आईजी से लिखित, वो कर सकते थे, उनको पूरा अधिकार है, पर वो कभी नहीं करेंगे। वो केवल मीडिया में और सदन के अंदर, सदन का जो उनका विशेष अधिकार है उसका लाभ उठाएंगे, वहां जो चाहे जो बोलेंगे, और उसके बाद में एक दबाव की जो टेंडेंसी है वो उसके अनुरूप काम करेंगे। अब पुलिस काम कैसे करेगी? आपने कप्तान तो लगा दिया, कप्तान की मर्जी का एडिशनल एसपी नहीं लगा सकता, वहां डीवाईएसपी अपनी मर्जी का नहीं लगा सकता, इंस्पेक्टर, यहां तक कि सिपाही भी डिजायर सिस्टम से लगना शुरू हो गए। अब आप जिसको कप्तान बनाया वो कैसे अपने बेड़े को लेके चलेगा? जहां कोई एमएलए थानेदार को लेके गया है, जहां कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीओ को लेके गया है, वो कैसे तारतम्य में बैठेगा? पुलिस का महकमा एक अनुशासित महकमा है, और अनुशासित महकमे में जो पुलिस के उच्च अधिकारी निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, उनकी पूरी तरह से पालना की जाती है। पर जिस तरह का अनुशासनहीनता पुलिस में इन दिनों में बढ़ रही है, उसका सीधा सीधा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप है। आप ये देखिए डिजायर सिस्टम की अभी आपने चर्चा की। आज भी जयपुर के अंदर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर नगर निगम, वहां पे जो भी नियुक्तियां हो रही है वो कैसे हो रही है हर आदमी जानता है। राजनीति का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। वो सब बात है कि वहां से कोई निकलना नहीं चाहता, वो निकलना भी नहीं चाहता। ट्रांसफर ऑर्डर के बावजूद भी वहां से पुलिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो जरूरत है साइबर क्राइम की है, वहां कोई जाना नहीं चाहता। वहां अगर किसी को भेजते हैं तो वो जबरदस्ती राजनेताओं के पास जाकर और अपनी उस नियुक्ति को कैंसिल कराना चाहता है। ये क्या कारण है? इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता पैदा कर दी है। हमने इस पुलिस महकमे को एक तरह से वो जो टुकड़े डाल डाल के और उसको अनुशासनहीन बनाना शुरू कर दिया है। हमने उसको जो पुलिस की एक सेंटिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरह से पुलिस का महकमा है, वो उसका मनोबल गिरेगा आगे जाकर। हालांकि अभी पुलिस की, राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई बड़े बड़े जो भी अपराध हुए उनको खोला है। कई चुनौतियां, चाहे आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे सीमा पे घुसपैठियों की चुनौती हो, चाहे आपके मिलावट से जुड़े हुए मामले की हो, चाहे सांप्रदायिकता से जुड़े हुए मामले की हो, हर मोर्चे पे अपनी चुनौती को साबित कर रही है। परंतु जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उससे निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल गिरता है, और ऐसे कर्मचारियों का गिरता है जो बिल्कुल अपने आप के स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहते हैं, जो ईमानदार हैं और जो केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने में ही अपना धर्म समझते हैं, जो इधर उधर भटकते नहीं है, जिनको केवल अगर लगता है तो वो अनुशासित सिपाही के रूप में अपने अधिकारियों के आदेशों को मानते हैं, अपने अधिकारियों के निर्देशों को मानते हैं और उस तरह से काम करते हैं ताकि पुलिस का महकमा मजबूत हो, कानून व्यवस्था मजबूत हो, लोगों की सुनवाई हो, लोगों के साथ में उनकी दुख और तकलीफें दूर हो। परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि राजनेता लोग हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, सबका एक ही स्वभाव है। वो स्वभाव ये है कि उनका जो एरिया है उसमें वो पुलिस के जरिए ही अपनी धौंस दपट्टी बनाए रखना चाहते हैं, और इसी के कारण से आप ये देखिए पुलिस का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है। अभी आपने अजीत सिंह जी का नाम लिया, मैं टोंक की घटना बताता हूं। उनके एक रिश्तेदार ने कोतवाली के अंदर जाके सीधे सीधे रूप से वहां के जो बखेड़ा किया वो आप सबके सामने है। उस इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर को वहां से तुरंत ट्रांसफर किया गया। ये क्या बातें हैं? आप ये देखिए वहां पे कोटा के अंदर एक विधायक का पति था, उसने जाके थप्पड़ मार दिया एक एसएचओ के। वो एसएचओ को थप्पड़ मारने के बाद हटा दिया गया। ये सब बातें क्या कहती है? ये सब कहती है कि या तो तुम हम जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम तुमको दबाना चाह रहे हैं, तो आप उस तरह से काम करो, और अगर नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आरोप से नहीं मानोगे तो हम मारा पीटी करेंगे। आप ये देखिए क्या हुआ उस कोटा वाले कांड का, उसकी जांच तक नहीं हुई। अरे भाई जांच तो होनी चाहिए थी ना कि उसमें गलती पुलिस वाले की थी या एमएलए के पति की थी या एमएलए की थी, क्या बात थी उसमें? आखिर पुलिस वाले का मनोबल क्यों तोड़ा गया? पूरे राजस्थान की पुलिस का मनोबल तोड़ा, क्या चांटा मारा है उसने?
आप ये देखिए टोंक में क्या हुआ है, टोंक की घटना ने और कोटा की घटना ने पुलिस का मनोबल काफी कमजोर किया है। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है, मैं आपको बताऊं पुलिस के अंदर क्या समस्या है। पुलिस चाहती है कि भाई हम वो काम करें जो सही हो, क्योंकि उनकी खुद की सीमाएं हैं, उनकी खुद की कानूनी मर्यादाएं हैं, वो उससे आगे जा नहीं सकती। परंतु जो भी लोग सत्ता में रहते हैं वो चाहते हैं, उनसे लोग भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है, और जो चुनाव के समय जो सहयोग करते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे जायज नाजायज काम किसी भी तरह से हो। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। बिल्कुल सही बात है कि जो एक तस्वीर अगर पेश की जाती है किसी भी राज्य के लिए, सड़कें जितनी खूबसूरत दिखनी चाहिए उतनी ही कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था से सीधा आपका वास्ता पड़ता है। मुल्क के किसी भी कोने से अगर कोई व्यक्ति आता है उस स्टेट में तो सीधा होता है आपकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसे, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, वहां पे पुलिस का कैसा है रवैया है। अगर इस तरह की स्थिति होती है मुझे लगता है उस राज्य का एक अलग मैसेज जाता है। आसोपा साहब आपके पास आना चाहूंगा। पहले तो यह कि देखिए पुलिस का जो ढर्रे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में 3 साल में बिगड़ा हो। काफी हद तक पॉलिटिशियंस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब से डिजायर कल्चर, कई बार इस बात को लेकर के इंगित किया गया है कि डिजायर कल्चर एटलीस्ट पुलिस में तो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जनप्रतिनिधियों के सम्मान पे भी एक ठेस जो पहुंचती जा रही है, उस पर भी कई बार सवाल उठते हैं। विधानसभा में उठे कि एमएलएज अगर कोई बात कहते हैं तो इस तरह का जवाब नहीं मिल पाता, आम जन के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, कुछ इस तरह की बातें हैं। कभी महसूस किया गया है कि वास्तव में पुलिस पे सवाल तो हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, विधानसभा में भी उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों गया, इस पे को जानने की कोशिश कर रहे हैं? आपने इस विषय को एक एकेडमिक उसके रूप में मेरे से प्रश्न पूछा जी हाँ, पहला सवाल में बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछा है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक निष्पक्ष तौर पे बात कहूंगा कि इस विषय को जो आपने उठाया उसमें भारत में सबसे पहली पहल मेरी जानकारी में स्वर्गीय राजेश पायलट, जो उस समय आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसमें सामने आया, शायद राजेंद्र सिंह जी उस बात को स्वीकार करेंगे, कि पुलिस, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स, इनका एक नेक्सस इस देश में डेवलप हो गया है, जो किसी न किसी रूप में सारी व्यवस्था को प्रभावित करता है। और वो जो भाजपा के एमएलए कह रहे हैं कि एसपी के बंगले के सामने से बजरी के ट्रक जा रहे हैं, ये उसी का रूप है, क्योंकि बजरी खनन अवैध करने वाले कौन है? क्रिमिनल्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं और पुलिस उनके सामने से है। तो ये हर दौर में ये दिखाई दे रही है। अब इसमें पार्टियों की बात एक बार अलग करके वर्तमान संदर्भ में जो ये बात चर्चा आपने शुरू की है कि भाजपा के विधायक जो आरोप लगा रहे हैं होम मिनिस्टर पे, तो होम मिनिस्टर तो स्वयं एक्चुअली नाम के ही होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो केवल और केवल एमसीआर की जो मंथली एफआईआर दर्ज होती है उसके भी केवल पहले पन्ने की पहली टेबल, उसको वो प्रेस में बोलने के सिवाय उनकी और कोई पावर नहीं है। आनंदपाल के मामले में उनका मैं खुद ही आनंदपाल बन गया हूं। होम मिनिस्टर के ट्रांसफर के लिए कोई एमएलए जाता है तो कहता है भी मैं तो सिपाही का ट्रांसफर नहीं कर सकता। रिक्रूटमेंट पिछले 4 साल में हुआ नहीं, 9 से 10 हजार पोस्ट खाली पड़ी हैं। मापदंड के हिसाब से अभी मैं शेखावत जी से बात कर रहा था, यूएनओ कहती है कि 1 लाख आबादी पे 220 पुलिसकर्मी होने चाहिए। भारत का एवरेज अभी 130 का है, राजस्थान का एवरेज 130 का भी नहीं है, राजस्थान का एवरेज लगभग 100 का है, ऊपर 100-110 के बीच में है। 9 से 10 हजार पद खाली हैं, जिसपे 4 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। आप देखिए ये अगर स्थिति है तो वो जो पहली टेबल के आंकड़े से बोलते हैं गुलाब सिंह जी, वो तीसरे पेज को एमसीआर में नहीं बोलते कि भाई राजस्थान में 75% तो एक्साइज एक्ट के मुकदमे बढ़ गए हैं, क्योंकि गुजरात यहां से मोदी जी के राज्य में यहां से अवैध शराब तस्करी होती है। 60% जुआ एक्ट के मुकदमे बढ़ गए हैं, जो कि गरीब आदमी को जुए में, पुलिस के संरक्षण में जुआ फैल रहा है। 33% पिछले साल की तुलना में एनडीपीएस के मुकदमे बढ़ गए हैं, जो कि स्मैक और कोकीन और चरस और जो कुछ भी अफीम के तस्करी यहां से होती है, डोडा पोस्ट वगैरह की जो कुछ भी है, तो ये सब भी चीजें तो छुपा रहे हैं। उनके अपने एमएलए बोल रहे हैं कि साहब जोधपुर के जेल में चलो, जोगाराम पटेल बड़े वरिष्ठ एमएलए कि साहब वहां पे 100 मोबाइल अभी मैं दिखा देता हूं। जेलों की ये स्थिति है। थानों में जो है, अभी मैं आपको ताजा एग्जांपल देता हूं, बीकानेर गंगानगर में आंदोलन चल रहा है, एक शकील करके वहां सीआई या एसएचओ है थाने के,
13 साल का या 15 साल का एक लड़का 8 दिन गायब रह के उसकी लाश मिली नाले के पास, और वो एफआईआर दर्ज नहीं करा इस बात की कि वो किनके संदर्भ में है, और वो ये सबके सामने तड़ी से कहता है कि मुख्यमंत्री जी का लड़का मेरा दोस्त है। वो शकील, मैं नाम से कह रहा हूं थानेदार का, वो कहता है दुनिया को व्यक्तिगत रूप से कि मुख्यमंत्री जी का लड़का मेरा दोस्त है। आप जो बात कह रहे थे मैं उसी तरफ ले जा रहा हूं कि चंद्रकांता मेघवाल के पति ने जो किया या अजीत सिंह जी ने जो किया, ये जो संरक्षण है वो बंद होना चाहिए। पिछले दिनों ट्रांसफर पे भी सीएमओ की लिस्ट एक आई थी कि ये तो सीएमओ से नाम आए हैं, ये फला एमएलए से नाम आए हैं, ये फला, उसमें अधिकारी की सिफारिश ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार का इश्यू नहीं आपसे कही। मैं तो वो बात जानना चाह रहा हूं कि सरकार किसी की भी हो, राजेंद्र सिंह जी ने एक बात कही है और आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, लगातार जो पुलिस और आप जो बात कर रहे हैं राजेश पायलट साहब की, वो उस पर कोई असर हुआ नहीं। कमेटी की रिपोर्ट, और मैं तो सही कहूंगा उत्तर प्रदेश बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको आगे कर देता हूं, जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था उस वक्त कि इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है जिस तरह से जो चीजें चल रही है। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है उससे थोड़ा कुछ फर्क पड़ सकता है, बाकी इच्छा शक्ति मजबूत किसी की भी नहीं बनी। और हालात जो आज डिजायर की जो बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वहां से ये लिस्ट जारी होती है, गृह मंत्री के वहां से कुछ नहीं होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि डिजायर कल्चर से ट्रांसफर से हो रहे हो कि चलो इसी सरकार में 4 साल से। हम तो बात ये कर रहे हैं कि इसको सुधारने की कवायद कैसे हो सकती है, लगातार ये तो गिरावट ही कहेंगे हम। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस प्रशासन में नहीं होना चाहिए, और उसके हटने के बाद जो पुलिसकर्मी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी पूरी, मैं तो सरकारी तंत्र को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होने की आवश्यकता है के में विश्वास रखता है, और शुरू से खुद भी नौकरी में था। चलिए वापस आऊंगा पंकज जी, प्रतिपक्ष के तो आरोप होते ही हैं। देखिए, प्रतिपक्ष के पास में आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं होता है। आप लोग भी प्रतिपक्ष में होते हैं तो यही स्थिति होती है, और लोग सुनते भी हैं, छपते भी हैं। लेकिन आप लोगों का जो दावा है, लगातार ये बात कही जा रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। आपके जो आंकड़े मेरे हाथ में है 16, 15, 16, 17 3 साल के तुलनात्मक आंकड़े दिए, आपने इसमें कहा है कि लगभग सारे अपराध आपने कम बताए हैं, केवल एक बलवा और 2-3 चीजों को छोड़ के सब में कमी आई है। सभी में, यहां तक कि डकैती हो चाहे मर्डर केस हो, सब में कमी आई है। लेकिन अभी भी करप्शन को लेकर के जिस तरह से चर्चा हो रही है, अगर आज के थाने पे, एसपी पे, किसी पे भी अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है सीधे सरकार पे आरोप लगते हैं। आपकी पार्टी के विधायक ये कहें कि जेलों से बंदी जाती है, वहां अपराधियों का कॉकस चल रहा है, वहां जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है। या आपके पार्टी के विधायकों की बात बता रहा हूं, लेटेस्ट जो मैंने कहा कि टोंक के विधायक अजीत सिंह का साफ कहना था कि एसपी के घर के सामने से अगर इलीगल बजरी के ट्रैक्टर जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि 2013 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने गृह मंत्रालय को एक मिशन के रूप में काम करना शुरू किया, और उस मिशन के रूप में काम करने का एक परिणाम हमारे सामने आया कि जहां 2009 से 13 जो कांग्रेस की सरकार रही थी, वहां प्रत्येक वर्ष 6% वृद्धि दर थी एफआईआर में। वो हमारे इस 4 साल के कार्यकाल में माइनस में आ गई है। आज 8% हमारे नेगेटिव में है वृद्धि दर। एफआईआर कम दर्ज हो रही है। एफआईआर कम दर्ज हो रही है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर, मैं आप ही की बात को, राजेंद्र सिंह जी हैं, मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं कि एक अमेरिकन एजेंसी ने रिसर्च की थी, मैं भी उसमें था, मतलब मेरे भी व्यूज थे। राजस्थान पुलिस में हो चाहे दूसरे किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, आंकड़े अगर बढ़ जाते हैं एफआईआर के, उसे कोई गलत नहीं मानता है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, राजेंद्र सिंह जी बताएंगे, क्योंकि अधिकारी ऊपर से कहा जाता है कि आप एफआईआर लिखे, नहीं तो थाने की स्थिति का ही पता नहीं लगेगा। ऊपर नीचे अगर एसएचओ टरका के रवाना करेगा, क्योंकि जैसे होता है कि महीने का एंड होता है तो एफआईआर 25 तारीख के बाद में व्हीकल्स की लिखी नहीं जाती है कि रहने दीजिए 2-4 दिन में देखते हैं शायद मिल जाएगी, नहीं तो फिर लिख लेंगे, एप्लीकेशन दे जाओ। तो एफआईआर लिखना उसका डिस्पोजल पे डिपेंड करता है कि हो सकता है गलत एफआईआर हो, इतनी एफआईआर गलत होती है। योगेंद्र जी, हम किसी चीज की तुलना करेंगे अच्छे और बुरे की, तो 2 चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने इसलिए कंपैरिजन आपको बताया कि 2009 से 13 जो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 6% वृद्धि दर थी एफआईआर की। अगर मान लीजिए जिस तरह के जो आप अमेरिकन एजेंसी के आंकड़े बता रहे हैं, उनका कोई हवाला दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस वो 2009 से 13 के बीच में भी था। वही प्रक्रिया 2009 से 13 के बीच में भी रही होगी। ऐसा नहीं कि उस वक्त तो कोई राम राज्य था और आज जाके वसुंधरा जी के वक्त ही आई थी
और बाकायदा पुलिस ने उन्हें कहा था कि राजस्थान पुलिस की जैसा मैंने आपको बताया, मैंने जैसा आपको बताया कि इसकी बात कही उसको भी शामिल करें, फिर अगर आपको करना है तो चलिए आप बताइए। को भी शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का तो हमेशा ये रहता है कि केवल आरोप की राजनीति करने का रहता है। आप आरोप लगा रहे हैं, आप अच्छे बुरे की तुलना तब करिए जब आप अपनी सरकार की कोई उपलब्धि बता सकते हो। चलो बताओ। ठीक है, मैं जहां एफआईआर दर्ज की कमी बता रहा हूं, उसके बाद में साथ में ये भी बता रहा हूं कि उनको अपराध जो एफआईआर दर्ज हुई उनको पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से उनको सुलझाया, अपराधियों को पकड़ा, ये आंकड़े भी बढ़ोतरी हुई है। न केवल अपराधियों को पकड़ने के आंकड़े भी बढ़े, साथ में रिकवरी के आंकड़े बढ़े। हमारे पिछले 4 साल के अंदर रिकवरी के सारे आंकड़े बढ़े। माननीय आसोबा जी अभी कह रहे थे कि साहब पुलिस की कोई भर्ती नहीं हुई, पुलिस में कुछ नहीं है, जबकि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर दूं। पिछले 4 साल में हमने 1300 कांस्टेबल्स की भर्ती करी और साथ में 5300 कांस्टेबल की नई भर्ती हमने निकाल दी है। तो लगभग आप जा रहे हो साहब? नहीं जा रहे हैं कि आ रहे हैं, ये तो आप ख्याली पुलाव है। देखिए ये तो आप ख्याली पुलाव है, और इस मुगलाते में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते आप ये और 5 साल 6 साल निकाल देंगे और आप वहीं 21 से 17 पे सिमट के रह जाएंगे। बात तो जहां पुलिस के काम की बात करनी चाहिए, हमने छोटे से बड़े और हर केस के ऊपर देखिए कितने मुस्तैदी से काम किया। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बता सकता हूं। दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर लूट के कई सारे मामले अपने अखबारों में प्रकाशित हुए। साथ में आप ये भी देखिए वो सारे लूट के मामले, चोर सब पकड़े जा रहे हैं लगातार। बड़ा ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई इक्का दुक्का केस ऐसा होगा जिसमें चोर पकड़े नहीं गए। चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, किसी भी तरह के बड़े केसेस हो, सारे केसेस के अंदर अपराधी लगातार पकड़े जा रहे हैं। और मेरे को लगता है इस बात के लिए पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए कि इतनी मुस्तैदी से पुलिस काम कर रही है। केवल ये आरोप लगाने से, पिछले 4 साल से कांग्रेस क्या कर रही है, गृह मंत्री कुछ नहीं करते, कांस्टेबल के ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या गृह मंत्री का काम केवल ट्रांसफर भर रहे हैं? आप गृह मंत्री की मुस्तैदी इस बात में नहीं देखते कि वो लगातार अपराधों में कमी आ रही है। जब हम अपराधों की कमी की बात करते हैं, दलितों के, एसटी एससी के केस, विमेंस के केस, सारी एक्टिविटी कम हो रही है। मैं साथ में योगेंद्र जी आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हमने पुलिस को स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए, एक ज्यादा एफिशिएंट पुलिस बनाने के लिए हमने इसके ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। जहां 2013-14 के अंदर 3300 करोड़ का बजट गृह विभाग का हुआ करता था, आज 2017-18 में वो बजट जाके 5170 करोड़ का हो गया, लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा। आप ये देखिए पुलिस को हम मजबूती करने के काम करें। ये सारा बजट न केवल उनकी गाड़ी खरीदने क्या नाम और उनको असला बारूद में नया खरीदने, इसमें काम ले रहे हैं। साथ में पुलिस कैसे ज्यादा एफिशिएंट होकर काम करे, हम इसमें भी काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि जहां केसेस में कमी आ रही है, साथ में केसेस सॉल्व होने के ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चलिए कुल मिलाकर के है कि जरूरी है, वास्तव में पुलिस की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। पुलिस के साथ में वो तमाम अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए जो जरूरत पड़े तो लिया जा सके। क्योंकि देखिए नौकरियां बहुत सारी होती हैं। हमारे संविधान में पुलिस विभाग ऐसा है जिसे लाठी भी दी गई है। किसी नौकरी में आपको कोई लाठी नहीं मिली है, कहीं ना कहीं कोई वजह है जो इन्होंने संविधान तैयार किया है कि आवश्यकता पड़ेगी इस लाठी की। जब कभी कोई स्थिति होगी तो उसकी लाठी भी मजबूत करना बहुत जरूरी है, जिसको हमने हाथ में दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान विधानसभा में पुलिस और कारागार के अनुदान मांगों को लेकर के। सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहां एक जो बात है, कुछ ये भी कहा जाता है कि आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों कुछ बातें ऐसी आई थी कि अपराधी हैं कहीं पे भी हों, दुस्साहस ये नहीं कह सकते कि आज पुलिस का ऐसा कुछ हो जाएगा कि बिल्कुल कमर टूट जाएगी अपराधियों की, कल अपराध नहीं होगा। हो सकता है, इसकी गारंटी कोई नहीं देता है। लेकिन जो विकल्प की जो बात कर रहे हैं, पंकज जी ने कहा यह बात सही है कि कुछ मिलना चाहिए। हम मैक्सिमम जीप से अब बोलेरो पे आए हैं, वो गाड़ी देते हैं। अपराधियों के पास तो फॉर्च्यूनर होती है। आनंद पाल के मामले में यही हुआ करता था। AK-47 अगर अपराधी यूज करे और हम 303 को लेकर के घूमें या फिर पिस्टल से काम में लें। मजेदार बात तो ये देखिए, खैर कहना नहीं चाहिए, बाकायदे एक आईजी रैंक के अधिकारी को मैं कोट करके, उनके रैंक को कोट करके बता रहा हूं कि AK-47 थमा दी जाती है, उसको यूज करना नहीं आ रहा अभी तक। इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग और जो सिस्टम है उसमें भी तो कमी है। आप वेपन्स उपलब्ध तो करा रहे हैं। दूसरा, संसाधनों पे अभी भी अगर हम बात करें, कहना बहुत आसान है कि पुलिस के लोग, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, आज पहले खुद की जान भी प्यारी होती है और होनी भी चाहिए। जब आपके पास में हाथ में डंडा है
और सामने वाले के पास में AK-47 है, तो उस वक्त जो आपको लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं वो करे। केवल ये नहीं है कि डंडे के बदल आप सीना खोल के खड़े हो जाए, आप गोली मार के और अपनी जो इसके कारतूस से खाली कर दीजिए, कम से कम आगे जाने से तो आप रुक जाएंगे, वो नहीं हो सकता। आपको वैसे ही पुलिस को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, जमाना बदल रहा है। और आपने सही कहा कि साइबर क्राइम को तो आज लोग कहते हैं कि नाम चलता है कि बर्फ की पोस्टिंग, उस तरह से देखने लगे, जबकि भविष्य इसका है। चिंता का विषय यह है, चुनौती 21वीं सदी की साइबर क्राइम है, लेकिन उस पर कोई जाना नहीं चाह रहा। योगेंद्र जी, संसाधनों की जो बात है ना, पुलिस के लिए कोई भी सरकार है, स्टेट है, वो उसको प्राथमिकता में मानता ही नहीं। आप ये देखो कि जो साधन है, जो नई गाड़ियां आती है ना, वो पहले जो बड़े अफसर होते हैं उनके यहाँ वो उसका यूज करते हैं, फिर उनसे वो जो गाड़ियां उतरती है ना, वो गाड़ियां थानों में जाती है। मतलब आप उनको देखिए, थानों को नई गाड़ी कोई नहीं देगा। किसी भी थाने में आप जाओगे, वहां आपको किसी अफसर की उतरी हुई गाड़ी मिलेगी, चाहे वो SP हो, चाहे DIG हो, चाहे IG हो, चाहे एडिशनल SP हो। तो पुलिस को सशक्त मजबूत करने के लिए, पुलिस को चौकस चाकबंद बनाने के लिए किसी की चिंता नहीं है। साधन आते हैं, पर उन साधनों का उपयोग कहाँ होता है? साधनों का उपयोग जो भी आती है, साधन सुविधाएं, उनका पहले बड़े अधिकारी यूज करते हैं और उसके बाद वो नीचे तक पहुंचते हैं। आपने जो बात की, आज की तारीख में हमारे पूरे भारत में ये मान के चलो कि आतंकवाद बढ़ा है, पर आतंकवादियों की गोलियां पुलिस वाले खा रहे हैं, बदमाशों की गोलियां पुलिस वाले खा रहे हैं, तो क्या हम बुलेट प्रूफ जैकेटें उनको उपलब्ध नहीं करा सकते? बुलेट प्रूफ जैकेटें हो तो कम से कम सीने में तो गोली नहीं लगे ना, उसके बचाव का कुछ तो साधन हो। पर हमारी प्राथमिकता में नहीं, हम शहीद हो जाएगा उसको 10-20 लाख रुपए दे देंगे, पर हम 10 करोड़ के बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं खरीदेंगे। क्यों? हमारे को शॉर्टकट मिला हुआ है, शहीद हो गया, किसी का गया बच्चा गया, तो हमें तो क्या करना है, उसके फूल चढ़ाने हैं, 10-20 लाख रुपए देने। क्या हम बुलेट प्रूफ जैकेटें हमारे लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकते? मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं कि जयपुर में अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाए और वो किसी भी पुलिस स्टेशन के एरिया में हो जाए, अगर पुलिस की स्टेशन के एरिया में अगर एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट हो, तो आप जो कहो। सवाल और करना चाहूंगा आपसे, क्या कि ये प्राथमिकता क्यों नहीं है? राजस्थान पुलिस एक्ट में कोई भी कांस्टेबल अधिकारी कोई भी मुठभेड़ में मरता है तो उसको शहीद का, ऑफिशियली शहीद का दर्जा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है शहीद। ये चिंता का विषय है। किसी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं क्या महज कहने भर से कि वो शहीद हो गया, दर्जा तक नहीं है। शहीद होने के उनके क्या उनकी सुविधाएं होगी, उनको क्या उनके बच्चों के लिए सुविधाएं होगी? कोई बड़ा एक फॉर्मल सा है जो पहले से ही चला आ रहा है, किसी को इतनी ज्यादा वो चिंता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पुलिस की जो मजबूती है, पुलिस का मनोबल है, वो साधन और सुविधाओं से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अंदर निर्देश दिए थे कि पुलिस विभाग के अंदर जो पुलिस स्टेशन है उनमें लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा है, तो इन्वेस्टिगेशन की और लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स अलग बनाई जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक हो, पब्लिक को ये लगे कि भाई अपराधियों को सजा मिले। पर आज तक आप देखिए 10 साल हो गए, केंद्र में भी सरकारें बदल गई, राज्यों में भी बदल गई, पर अभी तक किसी ने भी ये पहल नहीं की है। आप कैसे इन्वेस्टिगेशन में सुधार नहीं चाहते? आपकी नीयत ही नहीं है। इसके लिए आपको साधन बढ़ाने पड़ेंगे, पर आप प्राथमिकता में नहीं है। तीसरी बात, आप जो भी महकमे की बात बता रहे थे कि साहब 8000 लोगों की कमी है, 8000 लोगों की कमी तो वो है जो मतलब भर्ती में नहीं है। मैं उन लोगों की बता रहा हूं जो पुलिस स्टाफ है, बेसिक स्टाफ, वो VVIP ड्यूटियों में लगा रखा है, वो प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए, जिसको जब चाहे जब सरकार VIP बना देती है, जब चाहे जब उसके गार्ड लगा देती है, जब चाहे जब उसके गनमैन लगा देती है, और वो जाता कहां से है? वो पुलिस विभाग से निकलता है। तो पुलिस में भर्ती तो पहले कम हो रही है और पुलिस की ड्यूटियां लगातार बढ़ रही है, परीक्षाएं पुलिस करा रही है, भर्ती पुलिस करा रही है। आप ये देखिए कि जहां चुनाव है वो पुलिस को कराने पड़ रहे हैं। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर में आप धार्मिक जुलूस बढ़ गए, आप देखिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ गए, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई, घुसपैठियों की घटनाएं बढ़ गई, नशीले तस्करी बढ़ गई, नशीले पदार्थों की। तो ये जो अपराध जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहे हैं, क्या हमारा महकमा उस रेशो में बढ़ा है? जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के अलावा अपराधियों के साधन बढ़े। जो आपने अभी तकनीक की बात की, अपराधियों के पास में लेटेस्ट गाड़ियां हैं,
और हमारी पुलिस विभाग के पास में वो गाड़ी है जो उसके पास में अधिकारियों से उतर कर आई हुई, वो सांस भूल जाता है उसका थोड़ी सी देर भागने में। वो आनंद पाल था, वो लेके जाता अपनी स्कॉर्पियो और हमारे पुलिस की गाड़ियां पीछे उससे 10 किलोमीटर पीछे रह जाती। वो फॉर्च्यूनर से चलता था। वो फॉर्च्यूनर से चलता था। इनके पास लेटेस्ट मोबाइल है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हर चीज की। आज की तारीख में पुलिस के थाने में आपको मैं बड़ी आश्चर्यजनक बात बताऊं कि एक बल्ब लगाने के लिए, एक ट्यूबलाइट लगाने के लिए इम्प्रेस की मनी नहीं है। पुलिस वाले वो भी पैसा जनता से ही लेते हैं। कोई बेचारा रिपोर्ट देने आता है ना, उसी से कहते हैं यार एक काम कर भाई, तू 4 बल्ब और लेके आ। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार के पैसे से ली हुई रोशनी से हम कहां लोगों को, मतलब लोगों की मदद कर, कई जगह कई चीजें लोगों की सहायता कर पाएंगे। उसमें इम्प्रेस की मनी नहीं है पुलिस के पास, जो होनी चाहिए। आज की तारीख में मैस में जो खाना मिलता है 20-25 रुपए में, वो 20-25 रुपए में खाना मैं आपको बताऊं कैदियों को खिला रहे हैं, उनको 8 या 10 रुपए मिल रहे हैं कैदियों की। तो ये जो असमानताएं हैं पुलिस विभाग में, 24 घंटे पुलिस के नौकर काम कर रहे हैं, उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं है, उनके जो भी पुलिस स्टेशन है उनमें रहने के लिए उनको मकान नहीं है, उनके लिए और कोई सुविधाएं नहीं है। उसके आप देखिए आर्मी है, आर्मी में भी तो पुलिस के, आर्मी के जवान है 24 घंटे ड्यूटी देते। आर्मी की व्यवस्थाएं देखिए आप, आर्मी का अलग से स्कूल है, आर्मी का अलग से हॉस्पिटल है, आर्मी की अलग से बच्चों को छोड़ने के लिए आप हमेशा देखिए किसी भी सेंट्रल स्कूल के बाहर या दूसरे उनकी गाड़ियां मिलती है। क्या पुलिस वाले बच्चों को ये सुविधाएं है क्या? कोई पुलिस की स्कूल किसी ने सोचा ही नहीं आज तक कि भाई पुलिस विभाग का एक इतना बड़ा महकमा है, उसकी हम एक स्कूल तो बनाएंगे। पुलिस विभाग का कोई इस तरह का मतलब कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं करना चाहता। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने ये तो सब बताया है, उपलब्धियों के बारे में बताया, ये भी बताया कि कमी आई है। मैं तो ये बात जानना चाह रहा हूं कि हम दावा बेशक कितना भी करें, लेकिन सरकार को अपनी पार्टी के विधायक जो आईना दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, करप्शन पे पीछा नहीं छोड़ रहे, लापरवाही में पीछा नहीं छोड़ रहे, थानों की जो बदतमीजी बढ़ती जा रही है उसको लेकर के पीछा नहीं छोड़ रहे, तो प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं है। वो एक जो चीजें हैं और बिल्कुल जो सुनी हुई बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अपनी पार्टी के विधायक जेल से लेकर के थाने और आपकी ट्रैफिक सब जगह सरकार को एक कटघरे में खड़ा करते साफ दिखाई देते हैं कि किस तरह का करप्शन फैल रहा है। योगेंद्र जी, मैं इसमें बड़ा पॉजिटिव देखता हूं कि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र में जहां उसके 3 बड़े पिलर्स है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका में आपस में तालमेल भी जरूरी है, तो एक दूसरे पे अंकुश का काम भी दोनों करते हैं। ऐसा कहीं लगता हो कि भाई फलाना पुलिस का अधिकारी, फलाना कलेक्टर बहुत ज्यादा निरंकुश हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तो वहीं उसी जगह वहां आपके विधायकों को, सांसदों को यह अधिकार होता है कि वो इसके उपयुक्त मंच पर ये बात उठा सके। मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बोल रहा हूँ ये बात। आसूबा जी कहेंगे कि भाई आपके बीजेपी के बोल रहे हैं, इसलिए मैं पहले से याद दिला दूं। तो ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है और मैं इस खूबी को इसलिए अच्छा मानता हूं कि देखिए सदन में विधायक ने, सत्ताधारी दल के विधायक ने, वैसे हालांकि ये होना चाहिए कि सदन के अंदर कोई भी पार्टी का विधायक नहीं है, वो सब माननीय सदस्य होते हैं, पर सत्ताधारी दल के विधायक ने कहीं ना कहीं सरकार की कमी को उठाया और कमी को उठाने के साथ में उसने दुरुस्त करने का सुझाव भी दिया। ये देखिए, ये एक विधायक, मैं कहता हूं लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा पहलू है और ये होना है, इसका ये प्रशंसनीय काम है। और जहां तक बात है उनकी इंडिविजुअल शिकायत की, जैसे आप कह रहे हैं कि जोधपुर जेल के अंदर 100 मोबाइल मिल जाए, मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि 5 दिन पहले जोधपुर जेल में एक मामला हुआ था और पूरे जेल की छानबीन हुई थी, तो वहां शायद एक भी मोबाइल नहीं मिला। और जो एक अपराधी, आपकी पार्टी के विधायक जो हैं जोगाराम जी पटेल, बड़े सीनियर एमएलए, उन्होंने दावा किया है कि आप भेजिए साथ में 100 मोबाइल हम आपको गिनवा के दे देंगे किस तरह से मोबाइल फेसबुक। मैं जोगाराम जी पटेल की जोधपुर में तो जोगाराम जी पटेल की बात को डिनाई नहीं कर सकता। अभी आपको बताऊं, जोधपुर में तो अभी 8 दिन पहले शंभुनाथ का वीडियो कैसे वायरल हो गया, वीडियो बनाया है और वीडियो उसने वायरल किया। मैं बात बताता हूं, और वो तो बड़ा सेंसिटिव कोटा था। लास्ट ईयर कोटा के फुटेज आए थे जिसमें से एक जुआ का संचालन जेल के अंदर बैठ करके कर रहा है और बाकायदा उसके पास में 7 मोबाइल जेल के अंदर पड़े हुए हैं। आनंदपाल बीकानेर जेल में ही तो था जब गोलियां चली, वो मरा एक अपराधी। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक जोगाराम जी पटेल की बात है, मैं निश्चित रूप से उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता। माननीय सदस्य हैं और उन्होंने विधानसभा के पटल की कोई बात बोली है तो पूरी जिम्मेदारी से बोलेगी, बड़ी वरिष्ठ नेता है, उनके पास निश्चित रूप से कोई सोर्स होंगे। पर मैं साथ में आपको चीज बता रहा हूं कि 5 दिन पहले तलाशी हुई है, तब वहां कोई मोबाइल नहीं मिला। एक जो मोबाइल मिला है वो जमीन के 4 फीट गहराई में खोद के पुलिस ने ढूंढा है। आप इसमें क्यों नहीं पुलिस की मुस्तैदी देखते कि जमीन के 4 फीट गहराई में भी जो है वो मोबाइल को ढूंढ के निकाल रही है जेल के अंदर।
और निश्चित रूप से कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई है तो उनकी जांच हो रही है और वो जो दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं वो दंडित होंगे। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा पंकज जी, आप मुस्तैदी की बात मत करिए। ये अभी भी जो व्यवस्था है उसको हम कंबल से ढक दें, लेकिन अगर कोई गंदगी नीचे पड़ी है तो दब नहीं सकती। जैसे धूप उस पर तेज होगी, समय निकलेगा, बदबू मारेगी। ये हम आपको आगाह इस वजह से करते हैं, सरकार बेशक किसी की भी हो। बीकानेर जेल में आपस में अगर मुठभेड़ होती है, आज तक उसकी रिपोर्ट विधानसभा में नहीं आ सकी। दीपक उप्रेती ने उसकी जांच की, एसीएस बने हुए हैं होम विभाग के, क्या हुआ उसके अंदर, कैसे वेपन्स अंदर, पिस्टल लेके अगर अंदर चले जाएं और फिर भी कहे हैं कि जांच हो रही है, मोबाइल जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर जुए का अड्डा जेल के अंदर से चले, एक जेलर को वहीं पे चाकू मार के अगर मार दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी राजस्थान के लिए कोई विडंबना की बात नहीं हो सकती। अगर हम इन चीजों को, जोधपुर जेल में हुआ, गवर्नमेंट चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, लेकिन ये ऐसे ही तो एक नासूर बनते 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 जो हालात बनते हैं, बेकाबू होते हैं, वो वहीं से उसके अंकुर फूटते हैं। अगर समय रहते उन्हें दूर नहीं किया, सरकारें तो आएंगी चली जाएंगी, लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के खेल के अंदर राजनीतिक संरक्षण भी हो। योगेंद्र जी, मैं इस बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा। निश्चित रूप से देखिए 100% सही कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी भूल रहती है, और मैंने इसीलिए आपको कहा कि हम पुलिस को ज्यादा एफिशिएंट करने पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं अभी जैसे शेखावत साहब ने एक विषय उठाया कि पुलिस का मैस भत्ता है, आपने साथ में ये शायद कोट करना भूल गए कि इस बजट के अंदर मैस भत्ते को लगभग 2.5 गुना किया गया। हम हर छोटी सी छोटी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, थोड़ा सा आसूबा साहब नाराज जरूर होंगे, परंतु मैं आपको बताऊं, हमने पिछले 4 साल के अंदर 3 नए एसपी के पद सर्जन किए, जहां 7 के अंदर एडिशनल एसपी के 8 नए पद सर्जित किए, तो डिप्टी एसपी के 20 नए पद सर्जित किए। हम पुलिस को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, हम एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं और उसके परिणाम आपके सामने है। अगर आप विश्वास नहीं करें तो विषय अलग है। आप एनडीपीसी एक्ट के या जुआ एक्ट के अंदर कोई गिरफ्तार होता है या केस बढ़ते हैं, आप उसे पॉजिटिव देखिए। किसी जमाने में जुए में गिरफ्तार नहीं होते थे, आज गिरफ्तार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। सर, पुलिस और विभाग और सरकार सब मुस्तैदी से रन। मैंने तो दुर्भाग्य की बात बताना चाहूंगा, जयपुर शहर के 3 ऐसे थाने हैं अति संवेदनशील, उनकी जेल नहीं, उनके वो जो कहें कि हवालात नहीं है उनके पास में। उधार के हवालात में उन मुलजिमों को रखना पड़ता है। अगर पूरा स्टाफ इवनिंग के वक्त, जो दियाबत्ती का वक्त होता है, आरती करते हैं, रोल कॉल होता है, पूरा स्टाफ खड़ा नहीं हो सकता। यह हालात है। तो मुझे लगता है कि कम से कम वर्षों से, पहली मर्तबा की बात नहीं, आप लोग जाकर के देखिए, दोनों राजनीतिक दलों के नेता मेरे साथ में बैठे हुए हैं, जाके आके देखिए आप, सुभाष चौक, लाल कोठी, नाहरगढ़, थानों के पास में हवालात नहीं है इनमें। और हवालात जिन थानों में अगर अच्छी जगह भी है तो उनके पास में स्टोर नहीं है, कहीं में विसरा पड़ा हुआ है। अगर आप मानिए उसी के आप पास में एनडीपीएस की कार्रवाई हो रखी है तो उसमें शराब पटक रखी है, चूहे मस्त होकर के पी के घूमते हैं। तो ऐसे उसी के अंदर आप अगर उसी उसमें हवालात के अंदर एक आप मुलजिम को रखेंगे, उसी के अंदर आपकी शराब पड़ी हुई है, उसी में बिस्तरा पड़ा हुआ है, तो संभव है सारी चीजें कैसे हो पाएंगी? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से, वैसे मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब शेखावत साहब ज्यादा अच्छे से देंगे। और जिन 3 थानों का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपने वो थाने देखे भी हैं, उन थाना की एरिया, लोकेलिटी, ज्योग्राफी भी आपने देखी है, उन थानों की गुंजाइश, वहां कितनी उनके पास है एरिया है, कितना सा, और किस लोकेशन में वो थाने एस्टेब्लिश हुए हैं, वो सारी चीज आपके और मेरे से छुपी हुई नहीं है। थाने सामान्य जब नए बनते हैं धीरे धीरे अपग्रेड करने में जरूर टाइम लगता है, परंतु उन जिन 3 थानों की आप बात कर रहे हैं, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन अपने आप में इस बात के लिए थोड़ी सी जिम्मेदार है कि जहां उनके पास में कुल मिला के 80 गज या 100 गज जमीन ही है और उसी में उनको सारे काम करने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अपराध प्रॉन एरिया के अंदर वो थाना बना हुआ है। सर, इच्छा शक्ति सरकारों की अगर अभी पीपीपी मोड पे किसी सरकारी इमारत को दी जाए तो बड़े आराम से दी जा सकती है। जैसे कि राजेंद्र सिंह जी ने पहले कहा कि पुलिस किसी की प्राथमिकता नहीं है, किसी भी सरकार की। यही बड़ी वजह है कि आज तक वो थाने वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। कैसे नहीं हो सकता? रामनिवास बाग उसके पास में है, उसके पास में और भी डिपार्टमेंट है, जमीन नहीं मिल सकती, जमीनें पड़ी, इच्छा शक्ति नहीं है सरकारों की। आज अगर पीपीपी मोड पे किसी इमारत को देना हो किसी सरकार को, तो 2 मिनट के अंदर सरकार उसका रास्ता निकाल सकती है। अधिकारी ऊपर से नीचे तक दौड़ के 2 दिन में उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, क्या इसको हम बेच करके खा सकते हैं, आपका कमीशन मेरा कमीशन, पूरा काम खत्म। क्यों नहीं हो सकते थानों के? आज तक इच्छा शक्ति ऐसी मजबूत क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा एरिया होता है, उसमें नहीं हो सकती कहीं पे भी, ये संभव ही नहीं है। आप अगर एक मंत्री चाहता है, विधायक चाहता है कि अगर कहीं पे भी गार्डन की अगर जगह है, पार्क की जगह, उसमें डिस्पेंसरी खोल दी जाती है, उसमें शौचालय बना दिए जाते हैं, थाने नहीं बन सकते उसमें? क्यों नहीं बन सकते? ये भी तो सुविधा की चीज है। आपको जब डिस्पेंसरी अगर कहीं पे बन सकती है तो थाना क्यों नहीं खुल सकता वहां पे? रामनिवास बाग में तो मुझे ऐसा ध्यान में है कि 7-8 साल से पिछले हाईकोर्ट का एक बड़ा रोक है,
कि सरकारी जमीन बहुत बड़ी है, मसाला पार्क बन सकते हैं, खाने के लिए जमीन नहीं मिल सकती है का मसाले वाला मसाला खाली जगह बहुत है, वो तो इच्छा शक्ति की बात है। वो तो अधिकारी, मैं तो कहूंगा को ये नहीं है कि 4 साल के अंदर ही वो थाने खुले हैं, 20 साल से जब थाने खुले हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि जब चर्चा होती है तो उसी दिन चीजों को हाईलाइट किया जाता है। तो सरकारों का प्राथमिकता में लेना ही चाहिए। कल को भगवान ना करे अगर कोई इस तरह के हालात बनते हैं तो थाने के लोगों को किस तरह से उस हालात का मुकाबला कर पाएंगे, कैसे चीजें होंगी। मुझे लगता है कि ये देखने लायक, आमजन को भी देखना चाहिए कि वास्तव में पुलिस, जिसके लिए हम कहते होते हैं कि लूट कसोट मचा रखी है, करप्शन, उनके हालात भी हमें देखने चाहिए कि मैथ्स के क्या पोजीशन है। मैथ्स के करप्शन की भी बात सामने आ रही है कि लाइन के अंदर वहां बाकायदा इलेक्शन होता है, 3 साल के अंदर चुनाव होता है जिसमें मैथ्स की कमेटी बदलती है, वर्षों से वो चल रही है। बड़ी रोचक सी बातें सामने आती हैं कि जो कहां से किस तरह से है कि कोई देखने वाला ही नहीं है। ये जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है कि उन्हें देखना चाहिए, समय समय पर बुस्टअप करने के लिए आपको देखना होगा। महज एक केवल ये नहीं है कि गाली दे के बात की जाए या उनको डरा के बात की जाए, उनको भी तो कुछ का ख्याल रखना होगा कि उसके बेचारे की अपनी कुछ परेशानियां हैं, उसके घर में क्या हालात हैं, उसे छुट्टी कब गया था। क्योंकि मैंने कहा ना कि 2 चीज पुलिस के साथ में, संविधान ने लाठी दी है उसको और अधिकारी और सिस्टम ने उसका वीक ऑफ मार दिया है। 2 चीज पुलिस के साथ में, जिसका भी किसी को ख्याल रखना होगा। असोफा साहब आपके पास आना चाहूंगा। हालात देखे लंबे समय से हैं और हर सरकार कुछ एक जगह पे ये कहना चाहती है कि अपराध बड़े हैं। आप कभी कभी आप देख लीजिए, मैं पिछले कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हर साल कोई को अपराध गिराता जा रहा है, फिर अपराध बढ़ कैसे रहे। आए दिन अखबारों में रेप केस, ये मर्डर केस, ये चैन लूट करके ले गए, या उसको इस तरह से चाकू मार करके चले गए, या उसको दिन दहाड़े फायर कर दिया या गोली मार दी। ये सब चीजें आए दिन सुनते हैं, फिर कमियां कैसे आती जा रही हैं। जब सरकार आती है किसी की भी, और खासकर चुनावी साल, ये तो जोरदार बात यह है कि लास्ट ईयर के अंदर हर सरकार कानून व्यवस्था संभाल लेती है। देखिए साहब, आंकड़ेबाजी जिस प्रकार से राजस्थान में वर्तमान में एमसीआर के साथ हो रही है, उस पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं पुलिस प्रशासन का कि उस पर टिप्पणी करूं। सीधी मैं अगर उस पर आरोप लगाऊंगा तो मैं चाहे इनके बीच में नहीं बोला, ये फिर बोलेंगे। मैं अभी आपके डिबेट को खराब नहीं करना चाहता। आप मुझे कह रहे थे कि मैं नाराज हो जाऊंगा, 3 एसपी आपने बना दिए, कुछ डीएसपी बना दिए। मैं तो मोटी मोटी बात कर रहा हूं। 9-10 हजार पद 4 साल से खाली है। अगर आप अभी भर रहे हो तो 6 महीने से कोई मतलब नहीं है। क्राइम रेट अगर आपकी घट रही है, आप कह रहे हो, उसका भी आप कह रहे हो कि पॉजिटिव लूम है कि एनडीपीएस जुआ पुलिस की देखरेख में नहीं होता है। ये पब्लिक परसेप्शन पे जाइए। आप एडिशनल एसपी रहे हुए, परसेप्शन वर्क करता है कि नहीं करता पुलिस के बारे में, मुझे हाँ या नाम बता दीजिए। हाँ पुलिस भ्रष्ट है, हाँ पॉलिटिशियन भ्रष्ट है, हाँ, ये परसेप्शन है या नहीं है ना साहब। तो फिर इस आंकड़ेबाजी का कोई मतलब ही नहीं है जो मीणा जी जिसको सामने ला रहे हैं। मैं तो अखबार की कटिंग बोला, इसका मीणा जी ने जवाब नहीं दिया। उस बच्चे की अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं किया। गंगानगर के सारी पार्टियों के इंक्लूडिंग बीजेपी, हजारों लोग बैठे हैं उसकी लाश लिए हुए, एसपी का घेराव किए हुए, क्योंकि थानेदार की ऑडियो उनके पास है। वो कह रहे मुख्यमंत्री एक लड़का मेरा दोस्त है, क्या बिगाड़ दोगे मेरा। उसका जवाब नहीं देंगे मीणा जी। 3 एसपी लगा दिए, वो लगा दिए, तो 17 एसपी लगाओ। अगर 9000, मैं तो कह रहा हूं नेशनल नॉर्म्स के बराबर जाओ। एक बात, साइबर क्राइम के लिए अलग उनकी ट्रेनिंग कराओ। 2 बात। तीसरी बात, जो परसेप्शन की बात है, जैसे वो अजीत मेहता ने कहा, वो एक मामला नहीं है। एक सरपंच है मीणा में, उसका भूल गया, राधेराम या सवाई माधोपुर में, उसको मर्डर कर दिया था बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए, और उसकी जान चली गई। आज तक उसकी जांच में हत्यारे नहीं पकड़ेगा। आप कह रहे हो हम सॉल्व करते हैं। एक सरपंच की जान चली गई अवैध खनन पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, उस पर आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो परसेप्शन ये है कि आपकी सरकार, अवैध खनन इतना बड़ा घोटाला है इस राजस्थान के पिछले 4 साल का, जिसके हजारों करोड़ रुपए किन की जेबों में जा रहे हैं, ये मैं चैनल में आरोप लगाना मेरे को शोभा नहीं देता। लोग उस परसेप्शन की चर्चा आम सड़क पे यही करते हैं कि अब कांग्रेस की तो 150 जा रहे हैं उसकी चर्चा कर दिया आपने, जा रहे हैं उसकी चर्चा कर दी। लोग अपने आप समझने की कोशिश करेंगे कहां जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं 150 सीट कांग्रेस की आ रही है। ये परसेप्शन है। मतलब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि आप शासन प्रशासन कैसे चला रहे हो
इसकी चर्चा आपके परसेप्शन से होती है। मुझे ऐसा लगता है सारे आंकड़े आप घर में बैठ के जो आप घर में 4 जने घर से हैं वो सारे परसेप्शन बता रहे हो। और परसेप्शन में बताइए, परसेप्शन से आप अपराधी को नहीं पकड़ते हैं क्या? योगेंद्र जी मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, कांग्रेस को ये सारी आदर्श की बातें, कांग्रेस को ये सारी आदर्श की बातें विपक्ष में रहते हुए क्यों आती है? सभी पार्टियों को जब ये पक्ष में ये सत्ता में होते हैं तो उनको केवल और केवल उस वक्त भ्रष्टाचार में होते हैं, तब तो इनको जनता को देखने का मौका ही नहीं मिलता कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। देखिए कांग्रेस राज के अंदर एक छोटी सी घटना बताता हूं कि जयपुर शहर में यादगार के सामने एक नरमुंड पटक जाता है एक आदमी, उस अपराधी की हिम्मत देखी, कांग्रेस राज की हिम्मत की बात बता रहा हूं मैं। आप अगर ऐसे एक एक एग्जांपल की बात करेंगे तो ऐसे ढेरों उदाहरण आएंगे कि परंतु होता क्या है कि कांग्रेस जब क्या कहना चाहिए सत्ता में नहीं रहती तो एक झूठ को 100 बार बोलेगी और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि गुलाब जी कुछ नहीं करेगी। सर परसेप्शन नहीं है, ये आपके द्वारा फैलाया गया झूठ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई जैसे पुलिस है, पुलिस जब तफ्तीश करती है किसी कस्बे में तो एक किसी शक की सुई जाती है तो पहले परसेप्शन देखती है थोड़ा सा कि यार ये करेगा कि नहीं करेगा, जांच ढंग से करो, ये होती है कि नहीं? तो परसेप्शन वर्क्स इन एवरी सोसाइटी। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है जी। और हम यहाँ रोकना चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि पुलिस के खिलाफ, पुलिस के पक्ष में वर्षों से चर्चा चली आ रही है। अनुदान मांगों पर बजट का एक महत्वपूर्ण इश्यू होता है कि जिस पे चर्चा की जाती है। खासकर यही देखते हैं लोग कि पुलिस की उस पर कौन बोला, कैसा बोला। विधायक भी अपनी तरफ से काफी बोलते हैं, कुछ सुझाव भी आते हैं, लेकिन कोई ढर्रों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। समय के साथ जैसे जैसी चीजें चल रही हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा कि बजट एलोकेशन की बात करें तो ऊपर से ही पुलिस को जितना बजट मिल पाता है ना काफी कहा जा सकता उससे। इसे अगर सरकारें कहीं कि इनफ बजट है तो बड़ा मुश्किल है उसमें चला पाना। पुलिस के साथ में कई चीजें ऐसी भी हैं, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि लगो लो आप जो डिबेट का हमारी का हो चाहे सदन की का हो, कम से कम पुलिस में आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करना होगा। डिजायर कल्चर अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो मुझे लगता बहुत मुश्किल होगी। ढर्राम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को इस बात का एहसास तब होता है कि सरकार हमारी हमारे मतलब का अधिकारी लग रहा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो मुझे लगता है इससे दुर्भावना भी बढ़ती है। ये कम से कम सरकारों को जरूर करना होगा कि पुलिस, बिल्कुल पुलिस जो काम के लिए आप ये तो ऐसे करप्शन फ्री करने की अगर आप माहौल कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप राजनीतिक दखल बंद नहीं करेंगे। थानों की बंदी का लेकर के जमकर के जिक्र हो रहा है विधानसभा के अंदर, कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबको मालूम है, तो इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? अब आवश्यकता है कि इसे दुरुस्त करने की भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।